तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। ये हुआ था कुछ कनिष्क के समय में। उस समय कौन था शासन में? कनिष्क था। कनिष्क के समय में 78 ईसा पूर्व में शक संवत का शुरू हुआ था और जो विक्रम संवत है वो 58 ईसा पूर्व में इसका शुभारंभ हो चुका था। किसका? विक्रम संवत का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। और जो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है वो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1921 में दयाराम सहनी जी ने हड़प्पा की खोज की थी। किसकी खोज की थी? हड़प्पा की खोज की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मोस्टली देखने को मिलता है एरन अभिलेख में। कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख में। और जो ये एरन अभिलेख है वो रिलेटेड है किससे? भानुगुप्त से। किसके रिगार्डिंग है ये? भानुगुप्त के रिगार्डिंग है। तो पूछेगा कि सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये एरन अभिलेख में मिलता है, ध्यान रखना। अगला है कि भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ था? तो उस 600 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्कों का प्रचलन आरंभ हो गया था। और यहाँ से एक दो पॉइंट और याद रखना कि हमारे जो सबसे प्राचीनतम सिक्के थे उसको हम लोग कहते थे आहत सिक्के। क्या कहते थे? आहत सिक्के कहते थे। और जो सर्वप्रथम सोने के सिक्के भारत में कौन चलाए थे? तो वो इंडो बैक्टीरियन। कौन लाया था? इंडो बैक्टीरियन लाया था। इसको भी नहीं भूलना है। किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो सबसे अधिक सोने के शुद्ध सिक्के जारी किए थे कुषाण ने। कौन किया था? कुषाण किया था। और अगर पूछे कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुआ तो ये हुआ था गुप्त काल में। दोनों में एक पॉइंट सोना सोना कॉमन है। लेकिन अगर पूछे कि सबसे अधिक सिक्के किस समय जारी किए गए तो वो गुप्त काल में किए गए। अगर ये पूछ ले कि सबसे शुद्ध तो कुषाण किस समय में जारी हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था, कब हुआ था? तो ये तकरीबन हो गया था आपको 1300 ईसा पूर्व। कब हो गया था? 1300 ईसा पूर्व हमारे भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हो गया था। प्राग ऐतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? तो आहार एक स्थल का नाम है। प्राग ऐतिहासिक काल में उसको ताम्बावती के नाम से जाना जाता था। अच्छा, जब ये टॉपिक चल रहा है तो इसमें एक दो फैक्ट और याद रखना। एक जगह याद रखना, बुर्जहोम। बुर्जहोम याद इसलिए रखना है कि यहाँ पे जो है सो मानव के शव के साथ कुत्तों को दफनाया जाता था। और एक याद रखना मेहरगढ़। मेहरगढ़ क्यों याद रखना है? क्योंकि यहाँ पे मानव के शव के साथ बकरी को दफनाया जाता था। किसको दफनाया जाता था? बकरी को दफनाया जाता था। और जो अगर पूछ ले क्वेश्चन में कि मानव जो है सो सबसे पहले कौन सा धातु उपयोग में लाया था तो वो था तांबा। कौन सा? तांबा। लोहा वगैरह बाद में आया था। सबसे पहले तांबा का उपयोग किया था मनुष्य ने। एक बुक है द डिसेंट ऑफ मैन, किसकी कृति है? तो इस बुक को लिखा है चार्ल्स डार्विन ने। कौन लिखा है? चार्ल्स डार्विन। और एक और बुक याद रखना, मैन मेक हिमसेल्फ। क्या नाम है? मैन मेक हिमसेल्फ। इसको लिखा है अलेक्जेंडर कनिंघम जी ने लिखा है, जिसको भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी। इसको भी नहीं भूलना आप लोगों को। भीमबेटका को किसने खोजा था? देखो, भीमबेटका एक जो हमारा है वो कौन सा साइट है, कह सकते हैं कि पाषाण युगीन से भी पहले का वो साइट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रॉक पेंटिंग मिलते हैं वो लगभग 30,000 साल पुराने हैं, जो कि पाषाण युग में चले जाते हैं। और भीमबेटका गुफा लगभग 1 लाख साल पुराने से भी पहले का है। तो इसको खोजा था श्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने। किसने खोजा था? विष्णु श्रीधर। इसको नहीं भूलना, इस नाम को। विष्णु श्रीधर ने इसको खोजा था। और ये मध्य प्रदेश में है। इसको 2003 में जो है ना सो यूनेस्को का हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया था। किसको? भीमबेटका को। ध्यान रहेगा ये चीज़। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो हमारे संविधान का जो 44वां संशोधन हुआ था कब? 1978 में। उस समय जो संपत्ति के अधिकार जो कि पहले मौलिक अधिकार में था उसको हटा दिया गया मौलिक अधिकार से, और अब वो एक कानूनी अधिकार बन गया। और इसको हटा के कहाँ रखा गया था? तो अनुच्छेद 300 के क में इसको रखा गया था। तो अब हमारे पास मौलिक अधिकार कितने हो गए? 6 हो गए। जो पहले कितने हुआ करते थे? 7 हुआ करते थे। आई होप यू अंडरस्टूड। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका जारी की जाती है? देखिए, हमारे संविधान में अनुच्छेद 32 के तहत 5 तरह के रिट जारी किए जाते हैं। तो पांचों के बारे में बताऊंगा आपको, जिसमें कि पहला आता है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब होता है
कि आपके पास एक शरीर है। क्या है? आपके पास शरीर है। इस केस में जो भी आपको बंदी बनाया जाता है उस समय आपको उचित कारण बताया जाएगा और किसी निश्चित समय में, निश्चित अंतराल में आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग व्यक्तिगत स्वतंत्रता आता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए रिट जारी की जाती है। इसी में देखते हैं कि और चार हैं, चारों के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड है। तो परमादेश क्या होता है? देखिए, परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। कौन किसको आदेश दे रहा है? इसमें कोर्ट रिट जारी करता है। जो भी कोई सार्वजनिक या कह सकते हैं कि सरकारी पदाधिकारी है वो अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं या नहीं करते हैं, उस केस में ये रिट जारी किया जाता है परमादेश, यानी कि कोर्ट आदेश दे रहा है कि आप ये काम कीजिए। ठीक है। उसके बाद है हमारा प्रतिषेध लेख। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है रोकना। क्या होता है? रोकना। मीन्स सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, ये जो अपने नीचे वाले न्यायालय होगा उसको रोकेगा। क्यों रोकेगा? क्योंकि ये आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, इसीलिए आप ये काम मत कीजिए। इसीलिए ये रिट उस समय जारी किया जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रमाणित होना या फिर सूचना देना। किसको सूचना देना और क्या सूचना देना? इसमें जो भी उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय होते हैं वो अपने अधीनस्थ न्यायालय को लंबित मुकदमे को ऊपर भेजने के लिए सूचना देते हैं। उस समय ये उत्प्रेषण रिट जारी किया जाता है। और जो हमारा लास्ट है वो है अधिकार परीक्षालेख। इसमें जो है सो कोर्ट ये रिट तब जारी करती है जब कोई अधिकारी किसी ऐसे जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे वो काम करने के लिए योग्य नहीं होता है, तो उससे पूछता है कि आप किस अधिकार से यहाँ पे काम कर रहे हो, किस हैसियत से काम कर रहे हैं, जब आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है। तो उस केस में अधिकार परीक्षा लेख जो है सो वो जारी किया जाता है। तो पांचों के पांचों रिट आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कन्फ्यूजन वाला है, इसीलिए इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा आप लोग। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये एक्चुअली हमारा आता है मोस्टली डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में आते हैं, और अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता की बात की गई है। एक अनुच्छेद 40 याद रखना जिसमें ग्राम पंचायत के गठन से रिगार्डिंग बात किया गया है। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण के बारे में बात किया गया है, यानी कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। और जो हमारा अनुच्छेद 51 है इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बात किया गया है। तो थोड़ा सा आप राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के जो भी आर्टिकल हैं उसको आप देख लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट वाले हैं। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? देखो, हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। हुआ था क्या कि 42वां अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। उस समय स्वर्ण सिंह जी की समिति पे मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया था और ये रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। शुरू में ये कितना था? शुरू में ये 10 था, बाद में हो गया 11, क्योंकि 2006 में जो है सो आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों के जो शिक्षा की बात की गई है उसको मूल कर्तव्य में जोड़ा गया और मूल अधिकार दोनों में जोड़ा गया था इन चीज़ों को। तो ये कब हो गया था? 2006 में जोड़ा गया था। पहले 10 था, फिर बाद में 11 हो गया। अगर बात करें मौलिक कर्तव्य तो ये हमारे संविधान में भाग 4 का ए में है और इसका आर्टिकल है 51 का ए। इसको नहीं भूलना है। आई होप यू अंडरस्टूड, और इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा अच्छे से। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? देखो, जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा उस समय अगर कोई मैटर फंसेगा तो उस समय सीधा सुप्रीम कोर्ट बीच में आता है और कोई नहीं आता है। और ये बात याद रखना, हमारे जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है और 53 में कहा गया है कि जो भी राष्ट्र की समस्त जो कार्यपालिका होगी वो राष्ट्रपति के पास निहित होगी। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? देखो, मैक्सिमम जो है सो वो कितना है हमारे राज्यसभा में? तो 250 है। कितना है? 250 है। लेकिन अभी है कितना? 245 है। उसमें से भी 12 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो बचे कितना? 233, जो कि राज्यों से और यूटी से आते हैं। तो अभी जो वर्तमान में है वो 245 है और मैक्सिमम कितना है? 250 है। बात करें लोकसभा की तो देखो, लोकसभा में जो है मैक्सिमम है 550, अभी है कितना? 543। 550 में से जो है सो 530 स्टेट से होंगे और 20 जो है सो यूटी से होंगे। अभी क्या क्या रेशियो है? 524 स्टेट से है और 19 यूटी से है। इसको नहीं भूलना है, ठीक है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? देखो, हमारे संविधान में ये लिखा गया है कि जो कोई भी उपराष्ट्रपति बनेंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। तो फिर क्या हो गया
कि राज्यसभा का सभापति कौन बनेगा, जो भी हमारे देश के उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के सभापति बन जाएंगे ऑटोमेटिक। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था, वेरी इजी क्वेश्चन, 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में हुआ था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं, ये ऑटोमेटिक पीएम बन जाते हैं। जो भी कोई व्यक्ति पीएम बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष बन जाएंगे, यानी कि वो भी पदेन होते हैं। जो भी पीएम बनेंगे वो ऑलरेडी उसके अध्यक्ष बन जाएंगे। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है, तो इस केस में 14 दिन का समय दिया जाता है, क्योंकि राज्यसभा को धन विधेयक के केस में कोई भी पावर नहीं है। धन विधेयक के केस में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को ही पावर है। इस केस में राष्ट्रपति भी इस पर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रपति से पहले ही सहमति ली जाती है। इसीलिए धन विधेयक के केस में ओवरऑल कौन है, लोकसभा है। फिर भी राज्यसभा के पास इसको 14 दिन के लिए भेजता है। अगर राज्यसभा उसको पारित नहीं करता है तो 14 दिन बाद ये ऑलरेडी पारित समझा जाएगा। तो टाइम कितना दिया, 14 दिन का टाइम दिया है इसको। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से क्वेश्चंस के साथ। और जो ये बेस्ट एमसीक्यू सीरीज है इसको मैं कंटिन्यू रखना चाहूँगा, थोड़ा सा इसको क्वेश्चन की संख्या को और बढ़ाऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।